चलिए, आज हम ओम्स लॉ लेकर आए हैं। ओम्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है फॉर डिफरेंट कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ओके, तो चलते हैं हम पहले ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ के बारे में हम देखते हैं कि ओम्स लॉ, पहले तो बात करेंगे कि ओम्स लॉ किसके रिस्पेक्ट में दिया गया, यानी ओम्स लॉ क्या बतलाना चाहता है। तो ओम्स लॉ किसी भी कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो करंट फ्लो होती है, इनके बीच रिलेशन के रिस्पेक्ट में ओम्स लॉ दिया गया। यानी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लोइंग करंट के बीच के रिलेशन को ओम्स लॉ दर्शाता है। तो फिर क्या है ओम्स लॉ कि यदि किसी भी कंडक्टर की, पहली चीज ध्यान रखिएगा कि ओम्स लॉ केवल मेटालिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है। मेटालिक, ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर। तो ओम्स लॉ कहता है कि यदि किसी मेटालिक कंडक्टर का लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, अनचेंजेबल रहे, यानी चेंज ना हो, यानी चेंज ना किया जाए, तो उस कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फ्लोइंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, अब देखते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं और हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हम एक ये डायग्राम हमने कंडक्टर का बना दिया। ठीक, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L और इसके दोनों सिरों के बीच में हमने V वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया। तो इसमें करंट क्या होगी, फ्लो होगी। तो कहता है ओम्स लॉ कि ये मेटालिक कंडक्टर है, वो मेटालिक कंडक्टर, ठीक, ये मेटालिक कंडक्टर है। तो कहता है ओम्स लॉ, इफ लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर of metallic conductor remains constant, then applied potential difference यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ये यहां पर टर्म एंड कंडीशन लागू है कि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, अनचेंजेबल, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी उसमें कोई यदि परिवर्तन न किया जाए
तो कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस फ्लोइंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यानी एक उचित कांस्टेंट का यूज हम करते हैं। जैसे थोड़ा सा देखें, यदि मान लीजिए कि यदि ग्रेविटेशन में आपने कहा था कि जब दो बॉडी जो है m1 और m2 एक दूसरे से r मीटर की डिस्टेंस पर होती है तो ये बॉडी इसको एक फोर्स से अपनी तरफ खींचती है और ये बॉडी जो है इसको जो है एक फोर्स से अपनी तरफ खींचती है। तो जिस फोर्स से खींचेगी वह फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? दोनों मैसी बॉडी के मास के प्रोडक्ट की। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? दोनों के बीच के स्क्वायर के डिस्टेंस के। एक साथ जब लिखेंगे इसको तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? m1 m2 by r स्क्वायर। तो अब यहां पर भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगेगा जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, इसका अपना एक वैल्यू होता है। ठीक है, लेकिन ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा वो किसी भी सूरत में इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है। जैसा कि 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब जो है उसी तरह से जब दो चार्ज बॉडी रहेगी, एक Q1 है और ये क्या है? Q2 है, एक दूसरे से कुछ मीटर की डिस्टेंस पर होती है तो ये बॉडी जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये बॉडी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। ये डिपेंड करता है, ये जो फोर्स होगा ये अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर होगा, जबकि यह जो फोर्स होगा ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। तो ये जो होगा फोर्स जो है जिसको हम कूलॉम फोर्स के नाम से जानते हैं और इसको किस फोर्स के नाम से जानते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहां पर जो है यहां पर दोनों चार्ज बॉडी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जो है इसको हम क्या करेंगे? एक साथ लिखेंगे तो Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। यदि ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या लग जाएगा? यहां पर भी उचित एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर न्यूटन। तो यहां पर देखिए ये जो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये भी एक कांस्टेंट है, इसका भी अपना एक वैल्यू है और इस यहां पर ये भी जो वैल्यू होता है ये जो है कांस्टेंट रहता है, चेंजेबल नहीं होता है। ठीक, तो यहां पर उसी तरह से यही फॉर्मूला हम यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई करेंगे। ये जो प्रोपोर्शनल है इस प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे और वहां पर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एक उचित कांस्टेंट हम लगा देंगे जिसको हम क्या करते हैं? कैपिटल आर। ये कैपिटल आर जो है क्या कहा जाता है? उस कंडक्टर का यानी इस मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये देखिएगा हम लिखते हैं भी डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर जो है इक्वल का साइन लगा देंगे और ये रखेंगे R इंटू क्या हो जाएगा? R। इसलिए R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन। ठीक, ये बात समझ में है। यहां पर जो कैपिटल R है यह मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ
मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। क्लियर? ये जो वैल्यू है, यह वैल्यू जो है इस मेटालिक कंडक्टर के लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर करता है। इसलिए हमने यहाँ पर देखिएगा लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर को क्या कर दिया, हमने कांस्टेंट कर दिया। साथ ही साथ ये भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर जो है नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल क्या मतलब है कि यह जो मेटालिक कंडक्टर है ये किससे मिलकर बना है। यदि कॉपर का वायर है, कि जो है सिल्वर का है, कि गोल्ड का है, कि लोहे का है, कि एल्युमिनियम का है, तो कोई भी वायर है तो वायर जो है एक बार हम जो वायर हम लेंगे वह वायर या तो लोहे का होगा, चाहे कॉपर का होगा, सिल्वर का होगा, चाहे गोल्ड होगा। लेंथ को बढ़ाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि जो है गोल्ड जो है सिल्वर में तब्दील हो जाएगा, या उसको मोड़ेंगे, तोड़ेंगे या टेम्परेचर देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड जो है सिल्वर में तब्दील हो जाएगा। अर्थात यह जो है नेचर ऑफ मटेरियल क्या रहेगा, कांस्टेंट ऑलरेडी रहेगा, उसमें कोई जो है सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आर क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। इसका वैल्यू जो है किस पर निर्भर करता है, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर करता है। ठीक है, अब बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा हम क्या लिखेंगे आगे। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है तो ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का यूनिट क्या होता है, और यह स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, और इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस जो आज हम कह रहे हैं ये क्या है, ये मेटालिक कंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्यों, ये भी देख लीजिए कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी स्केलर ही है, करंट भी स्केलर है। तो जब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पर जो है रेजिस्टेंस क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। और इसका यूनिट क्या होगा भाई, इसका यूनिट होगा, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, जब पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, और करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर होगा। तो पहला यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। और इसके साथ साथ इसको हम वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कह सकते हैं, ओम कहते हैं, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, हाँ, लिखते हैं आगे। हाँ, वेयर आर इज यानी रेजिस्टेंस इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ना। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट और एम्पियर हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। ठीक है, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसको ओमेगा से। ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा। ठीक है, इसको हम ओमेगा कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, वोल्ट पर एम्पियर के अलावा भी अदर यूनिट के रूप में भी हम ओम या रेजिस्टेंस के यूनिट लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर depends upon following factor। पहला, R
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी लेंथ पर निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक, दूसरा कैसे निर्भर करेगा? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तीसरा क्या कैसे निर्भर करेगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आगे हम फिर से बात करेंगे इसको, ठीक है। तो इन चीजों पर टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मान लीजिए कि टेम्परेचर हमने दुगना कर दिया। बात ध्यान दीजिएगा, मेटालिक कंडक्टर के लिए हम बात कर रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये किसके लिए है? ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर। ठीक, मेटालिक कंडक्टर या कंडक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर टेम्परेचर यदि दुगना कर देंगे मेटालिक कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। यदि टेम्परेचर आधा करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली है। डायरेक्टली मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, घटेगा तो ये भी घटेगा। जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, जितना ये घटेगा उतना ही यह घटेगा। ठीक है, बात समझे? ठीक, यहां पर जो है, यहां भी देखिए लेंथ, देखिए ये भी डायरेक्टली का रिलेशन है, यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कहते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती जो है हम हिंदी में बात करते हैं। तो लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगा रेजिस्टेंस भी घटेगा। यानी लेंथ यदि दुगना कर दे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। लेंथ आधा कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ओके, अब यहां पर आइए थोड़ा सा दूसरे वाले पॉइंट पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये है ना, यही है क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी देखो ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये इस मार्कर का जो कलर ब्लैक पोर्शन है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा इस मार्कर का। ठीक, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? देखिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। आर अनुक्रमानुपाती या समानुपाती 1/a। यदि दूसरे तरीके से हम बात करेंगे, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, आर व्युत्क्रमानुपाती क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो यहां पर इसको यदि बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली है, उल्टा है। इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसी तरह से ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा? घटेगा। इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा? घटेगा। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से ये रिलेशन जो है, यदि कहता है कि एक वायर का लंबाई बढ़ा करके दोगुना कर दें। एक वायर है जिसकी लंबाई क्या है? लेंथ क्या है? एल है, और रेजिस्टेंस क्या है? आर है। तो कहता है कि लंबाई जो है उसकी दुगुना कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। एक वायर है जिसकी लंबाई एल है, तो उसकी लंबाई क्या कर दिया मैंने? आधा कर दिया। तो लंबाई आधा कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, केवल यहाँ के लिए ये सत्य है। यदि हम जो है कहता है क्वेश्चन दूसरे रूप से कि आईसीएससी बोर्ड वाले भी पूछते हैं, या हायर क्लास 11th 12th में पूछा जाता है कि एक तार है, एक मेटालिक कंडक्टर है, उसको खींच करके यूनिफॉर्मली स्ट्रेच कर रहे हैं, एक समान रूप से खींच करके उसकी लंबाई क्या कर रहे हैं? दुगना कर दे रहे हैं। तो उस स्थिति में ये रिलेशन वहां पर वैलिड नहीं होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, आगे हम बताएंगे उसको। ओके, तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस के, हाँ एक और चीज ध्यान रखिएगा, यदि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये देखिए ग्राफ प्लॉट करें, इसका पावर क्या है? 1 है, इसका पावर क्या है? 1 है। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच जो रिलेशन ऐसा देखने को मिलता है, या दोनों का पावर सेम होगा, तो यदि उसके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे हम? व्हेन, चलिए, तो यहां पर हम क्या कह रहे थे कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है।
क्योंकि देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस का पावर भी 1 है, करंट का पावर भी क्या है 1 है। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच जो रिलेशन है और दोनों का पावर सेम है तो यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ही आता है। तो देखिएगा, व्हेन ए ग्राफ प्लॉटेड in between V and I, then graph often is as follow। बताता है, ये देखिए, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। तो ये हो गया, देखिए ये करंट और ये क्या हो गया वो ये हो गया v और ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये ओम्स लॉ जो है कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन कंपोनेंट पर निर्भर करता है, कैसे, ये जैसा कि अपनी बात कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या है? यह किसी भी मेटालिक कंडक्टर की या इंसुलेटर की या सेमीकंडक्टर की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। यानी इंसुलेटर, कोई इंसुलेटर है या कोई सेमीकंडक्टर है या कोई कंडक्टर है, तो प्रत्येक कंडक्टर का, चाहे इंसुलेटर का चाहे सेमीकंडक्टर का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। उस वायर को यदि लंबा करें, चाहे छोटा करें, चाहे बड़ा करें, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रत्येक, जैसे सिल्वर का तार है तो उसका अलग जो रेजिस्टिविटी होगा, गोल्ड का है तो अलग रेजिस्टिविटी होगा, यदि नाइक्रोम है जो कि एलॉय है तो इसका रेजिस्टिविटी अलग होगा। सेमी इंसुलेटर है, जैसे मान लीजिए कि आप प्लास्टिक है, रबर है, तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगा। तो यदि उस वायर को भी, यदि उस, चाहे सेमीकंडक्टर हो, इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो, यदि उसको खींचकर लंबा करें, छोटा करें, काटे छाटे, कुछ भी करेंगे तो उसके वैल्यू में, रेजिस्टिविटी के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहली चीज की रेजिस्टिविटी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। यह कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, और इसका वैल्यू क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, नेवर विल बी नेगेटिव। और ये रो, इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। रो मतलब ये देखो ऐसे, हम देखो ऐसे, ये क्या है? रो है, रो बोलते हैं इसको। एक और इसके हुबहू ऐसा डायग्राम ऐसे जो है, ये है सिग्मा, इसको हम कहते हैं सिग्मा कहते हैं। तो ये जो है रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है रो। ये रो जो होता है किन किन कंपोनेंट पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर निर्भर करेगा और नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर करेगा। यह ना लेंथ पर निर्भर करेगा, ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करेगा, या वो मेटालिक कंडक्टर के या कंडक्टर या सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के शेप, साइज और डायमेंशन पर निर्भर नहीं करेगा। तो हम चलते हैं, नोट्स कंप्लीट करते चलिए। ओके, अब क्या लिखेंगे हम? also known as specific resistance। ठीक, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रिप्रेजेंटेड बाय एक मिनट, इसको सिस्टमेटिक लिखें। इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी
कैरेक्टरिस्टिक property of any material, ओके, ठीक है। ओके, अब ये किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, वैल्यू, मैग्नीट्यूड may be पॉजिटिव और जीरो, never will be नेगेटिव, जीरो तो होता ही, ठीक, ओके। ये जो है रेजिस्टिविटी जो है मेटालिक कंडक्टर की, resistivity do not depends upon shape, size और डायमेंशन, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ओनली डिपेंड्स अपॉन पहला टेम्परेचर और दूसरा क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ ठीक, किसी से मिलकर के यह बना हुआ है, ठीक है। ये दो कंपोनेंट पर यह रेजिस्टिविटी डिपेंड्स करता है, ठीक, पूरा लिख देते हैं टेम्परेचर, ओके। अब देखते हैं, हम जानते हैं सिंस, देखते हैं सिंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक। अब यहां पर भी एक साथ लिखेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। फिर वही कंसेप्ट हम लगाएंगे कि जब प्रोपोर्शनल साइन लगा रहता है तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट देखिए, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो बराबर लिख देंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम एक रख देंगे रो एल बाई ए, ठीक। यहां पर ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक। रेजिस्टिविटी क्या यूनिट होता है, ये ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रो क्या होता है, देखिएगा, ये देखिए इसका ओम हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिएगा ओम मीटर स्क्वायर अपान, देखिए इसका क्या हो जाएगा, मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो इस प्रकार क्या मिल जाएगा हमें, ओम, ये क्या हो जाएगा, हाई क्लास में जाएंगे इसका डायमेंशन पढ़ते हैं, हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से जो है ये रो का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ, ठीक। ये रो जो है ये, या देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ओ आर आर, देखिए रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपान एल,
ये भी फॉर्मूला हो जाएगा आपका, और ये भी फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से जो है रो का ये फॉर्मूला हुआ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और लेंथ हो गया। इस तरह से ये टॉपिक होता है समाप्त। कल फिर से हम जो है आपको नए वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम क्या बात करेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, किसके लिए, मेटल के लिए यानी कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, एलॉय के लिए। कल हम इसके बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके बाद हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, रजिस्टर के कॉम्बिनेशन, ध्यान रखिएगा, एक होता है रजिस्टर, एक होता है रेजिस्टेंस। रजिस्टर के वैल्यू को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वहां पर हम जो है रजिस्टर के कॉम्बिनेशन यानी कैसे जुड़ेंगे, दो या दो से अधिक रजिस्टर दिए जाते हैं तो उसको कैसे जोड़ेंगे, तो हम उसके बाद दो तरह से जोड़ते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसके डेरिवेशन के बारे में हम कल बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारी वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।